Hello students, today I am going to discuss the first chapter and the chapter name is Sexual Reproduction in Flowering Plants. हमें देखना है फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं। बायोलॉजी इन एसेंस इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? बेसिकली लाइफ की स्टोरी है अर्थ पर कि कैसे लाइफ एग्जिस्ट करती है और कंटिन्यू रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की डेथ होती रहती है, उसके बाद भी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कुछ स्पीशीज सर्वाइव करती हैं। किसके थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स न्यू वेरिएंट्स इनहेंसिंग सर्वाइवल एडवांटेजेस। ऐसा क्यों होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, जिसकी वजह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी का बर्थ होता है उसमें हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो भी इन्वायरमेंट की कंडीशन होती है उसमें सर्वाइव करना इजी होता है। तो ये क्या है? सर्वाइवल एडवांटेजेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, हम देख रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। तो चलिए कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर एक फैक्सिनेटिंग ऑर्गन है। फैक्सिनेटिंग का मतलब है एक अट्रैक्टिव ऑर्गन है। हम देखते हैं कि ह्यूमन का एक इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है फ्लावर्स के साथ प्राचीन काल से ही, बहुत पहले से ही रहा है। हम देखते हैं कि एस्थेटिक फॉर्म में ब्यूटी के लिए यूज़ किए जाते हैं फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल, होम डेकोरेशन, गार्डन डेकोरेशन, इन सभी में यूज़ करते हैं। सोशली यूज़ किए जाते हैं फ्लावर्स, फंक्शंस वगैरह में। रिलीजियसली यूज़ किए जाते हैं फ्लावर्स। कल्चरल वैल्यू है इनकी। इसके अलावा फ्लावर्स को एज ए सिंबल भी यूज़ करते हैं ह्यूमंस। फॉर एग्ज़ाम्पल लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, चाहे खुशी हो या गम हो, इन सभी में फ्लावर्स को एज ए सिंबल यूज़ करते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकें फ्लावर्स के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर morphological and embryological marvel and the site of sexual reproduction। इस बात का क्या मतलब है? बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्यों? क्योंकि एक फैक्सिनेटिंग ऑर्गन है, एक अट्रैक्टिव ऑर्गन है। एम्ब्रियोलॉजिकल क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और फ्लावर ही तो साइट है जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें क्या देखना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है हमें प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और प्लांट्स में भी कहाँ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्लावर में होता है। अब अगर हम देखना चाहते हैं, फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये होता है फ्लावर के अंदर, मतलब फ्लावर के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने होंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स। पहले क्या होता है? पहले मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स बनते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स बनेंगे, कहाँ पर? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। तो इन गैमेटोफाइट्स में ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तभी हम किसका प्रोसेस देख सकते हैं? फर्टिलाइजेशन का। तो हमें पहले क्या देखना है? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स देखने हैं, जो कि कब होते हैं? फर्टिलाइजेशन से पहले हमें देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं आपके, जिसमें हम देखते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। और गैमेट्स कहाँ बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं गैमेटोफाइट्स में। और गैमेटोफाइट्स कहाँ प्रेजेंट हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट में।
सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फ्लावर का ही फॉर्मेशन कैसे हुआ। पहले हम फ्लावर का ही फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, फिर फ्लोरल प्राइमोडियम बनना शुरू होगा, फिर इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म्ड मतलब फ्लावर का कुछ पार्ट्स बनने शुरू होंगे जैसे फ्लोरल बड्स, और फिर आपका फ्लावर बन जाता है। फ्लावर के बाद आप देखोगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। चलिए देखते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। आपका ये है स्टेमन। स्टेमन क्या है बेटा? स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। इसमें आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। दे आर 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकेंड इज फिलामेंट। तो ये जो आपको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एंथर है और ये वाला स्ट्रक्चर है आपका फिलामेंट। ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? स्टेमन बनाते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक स्टेमन की, और यही अगर कलेक्शन ऑफ स्टेमन हो, ठीक है, ये सारे स्टेमन हो, काफ़ी सारे स्टेमन हो, तो यहाँ पर एक टर्म दिया जाता है इनको एंडोशियम। ठीक है, एंडोशियम। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका, ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर पूरा। दे आर 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये 3 पार्ट्स किसके हैं? कार्पल के। और कार्पल क्या है? कार्पल ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पल को हम पिस्टल भी बोलते हैं। ठीक है, कार्पल में ही 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और कलेक्शन ऑफ कार्पल्स को क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम। ये क्या है? ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू नेम द 2 पार्ट्स इन ए फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। तो ऐसे कौन से 2 पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेवलपमेंट के लिए? तो हम बात कर रहे हैं गैमेट्स की, मेल और फीमेल गैमेट्स की, क्योंकि जब तक मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता तब तक फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो ये बनते कहाँ हैं? मेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं और फीमेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं? मेल गैमेट्स आपको देखने को मिलते हैं मेल गैमेटोफाइट में, और फीमेल गैमेट्स आपको देखने को मिलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स में। तो मेल गैमेटोफाइट क्या है? मेल गैमेटोफाइट है आपका पोलन ग्रेन। और बेटा पोलन ग्रेन कहाँ बनता है? ये पोलन ग्रेन बनता है एंथर में, जो कि स्टेमन का पार्ट है। रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही एक क्या है? ये एक पार्ट है। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बनते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये कहाँ बनता है? ये बनता है ओवरी में। तो आप सिंपल क्या कह सकते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 पार्ट्स हैं एंथर और ओवरी, क्योंकि यहीं पर गैमेटोफाइट्स बनते हैं जहाँ गैमेट्स होते हैं। समझे? चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो हम देख चुके हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। हमने देखा कि स्टेमन और कार्पल है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम प्रॉपर डेवलपमेंट देखेंगे मेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एनाटॉमी। तो जब आप इसको फ्लावर से कट करते हो, स्टेमन को, इसका डाइसेक्शन कटिंग करते हो, फिर कुछ इस टाइप से आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। चलिए इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर एनालाइज करते हैं। ये है आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जिसको प्रॉपर कट करके देखा है तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ये डाइथिकस होते हैं। इसमें 2 थिका देखने को मिलते हैं। 2 थिका कहाँ होते हैं? एक तो यहाँ पर होता है, ठीक है, और एक यहाँ पर।
और ये आपको देखने को मिलता है कि सेपरेट हो रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, यहाँ से ये आपको सेपरेट होते हुआ दिख रहा है। ये टेट्रागोनल है, 4 साइडेड है जो हमें देखने को मिल रही हैं 1 2 3 4। और ये क्या है, ये है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर ये एक साथ है कलेक्टेड फॉर्म में तो इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, इन चारों को। लेकिन अगर हम सिर्फ एक की बात करेंगे तो हम माइक्रोस्पोरेंजियम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो बेटा यही जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहीं पर आप देखोगे कि पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट है उसका फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होगा, सबसे पहले आप इस तरह से इसको कट करके देखोगे तो आप देखोगे कैसे, ये मैंने कट कर दिया एक माइक्रोस्पोरेंजियम को, तो इसके आसपास आपको कुछ और लेयर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये 1 2 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। ये जो एपिडर्मिस एंडोथीसियम ये एक एक होती है, मिडिल लेयर 1 से 3 होती हैं। ये तीनों का फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड हेल्पिंग इन एंथर डेhiscence टू रिलीज पॉलन। जब एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं उसमें इनका फंक्शन होता है, मतलब ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में ये क्या करते हैं, साथ में ये जब एंथर बर्स्ट होता है और उससे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। ये 3 लेयर्स हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं पॉलन ग्रेन को, साथ में एंथर के बर्स्ट होने पर जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है उसमें भी ये रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा बेटा एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं टैपेटम, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम टैप्टम। ये जो टैप्टम लेयर है ये क्या करती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, पोलन ग्रेन को, ठीक है। पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें न्यूक्लियस आपको ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। वेरिएबल लेंथ नंबर ट्राई कलेक्शन 10 फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज एंड ऑब्जर्व द स्टेमन वेरिएशन अंडर ए माइक्रोस्कोप। अगर आप डिफरेंट 10 फ्लावर्स लेते हो और उनको आप उनकी जो 10 फ्लावर्स हैं अगर उनके स्टेमन को आप देखते हो तो आपको वेरिएशन देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसमें जो भी पोलन ग्रेन्स हैं सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं जब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। कैन यू थिंक हाउ टैप्टल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। जैसे मैंने कहा कि टैप्टम में न्यूक्लियस एक से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। टैप्टम का फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, किसको, पोलन ग्रेन्स को। तभी यहाँ साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से आपका पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम को देखते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बेटा आपको स्पोरोजीनस टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज़। अब आपको पता है कि अगर टिश्यूज़ हैं तो टिश्यूज़ तो किससे मिलकर बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो कौन सी सेल्स होती हैं यहाँ पर, पोलन मदर सेल्स। पोलन मदर सेल्स 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या होगा, पोलन मदर सेल में मियोसिस से एक सेल से आपको 4 माइक्रोस्पोर मिलते हैं, ठीक है। आपको क्या मिलते हैं, 4 माइक्रोस्पोर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर।
तो बेटा अब आप देखोगे ये 4 माइक्रोस्पोर एक साथ इस तरह से होते हैं, क्योंकि अभी ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। जैसे ही ये डिहाइड्रेटेड होते हैं, जैसे ही एंथर डिहाइड्रेट होता है, ये माइक्रोस्पोर भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर, चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, ये जो माइक्रोस्पोर हैं, अभी तो ये माइक्रोस्पोर हैं, जब ये आगे चलकर यही माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन, जो कि क्या है हमारा मेल गैमेटोफाइट है, जिसमें मेल गैमेट्स बनते हैं। तो इसको पहले माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं जब इसमें माइक्रोस्पोर बनता है ना। और जब इसमें पोलन ग्रेन, अगर ये माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है तो अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं रहता, अभी क्या बन जाता है, अब ये पोलन सैक बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना कि माइक्रोस्पोरेंजियम में पहले माइक्रोस्पोर बनता है, यही माइक्रोस्पोर आगे चलकर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसमें माइक्रोस्पोर होता है तो इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और जब इसमें पोलन ग्रेन्स बन जाता है तो अब ये क्या है, तो अब ये पोलन सैक है। तो पोलन ग्रेन के बारे में और भी बातें हैं, देख लेते हैं। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। इसके अलावा जो हमारा पोलन ग्रेन है, इसका साइज़ वगैरह देख लेते हैं। पोलन ग्रेन आपका 25 to 50 माइक्रोमीटर्स स्फेरिकल फॉर्म में होता है। चलिए एक बार देखते हैं इसको। ये आपका पोलन ग्रेन है, ठीक है। ये बाहर वाली लेयर है इसमें, जिसे हम एक्साइन कहते हैं। ये अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर, जिसको हम इंटाइन कहते हैं। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन की, और इंटाइन बनी होती है पैक्टिन और सेलुलोज की। पैक्टिन और सेलुलोज की जो बनी होती है वो इंटाइन है, और ये कंटिन्यूस लेयर होती है। चलिए बेटा देखते हैं। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और स्पोरोपोलिनिन क्या है, स्पोरोपोलिनिन एक मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसकी वजह से ये आपका पोलन ग्रेन विथस्टैंड्स हाई हीट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्केलाई, नो एंजाइम्स डिग्रेडेड, एग्जिबिट पैटर्न डिज़ाइन वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसल। तो देखिए जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, इसी की वजह से जो हमारा पोलन ग्रेन है वो फॉसिल्स के जैसे प्रिजर्व रह सकता है, और अनफेवरेबल कंडीशन, हाई एसिडिक, एल्केलाइन या कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर होता है एक जर्म पोर, इस जर्म पोर पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। क्या होता है, जर्म पोर पर जो स्पोरोपोलिनिन है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आउटर लेयर है जो एक्साइन से बनी होती है वो डिसकंटिन्यूस लेयर है, वो कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन इंटाइन हमारी कंटिन्यूस लेयर है, जो पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है बेटा। अब आगे हम देखेंगे व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड। तो जो आपका टेट्राड बना था ना माइक्रोस्पोर इस टाइप से, इसकी प्लॉइडी पूछी गई है। प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो आप देखते हो कि सेट ऑफ क्रोमोसोम एन होता है एक माइक्रोस्पोर में, मतलब हैप्लॉइड, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, इसकी प्लॉइडी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन 2 सेल्ड भी हो सकता है और 3 सेल्ड भी हो सकता है। मतलब इसमें या तो 2 सेल से मिलकर बना होता है जो पोलन ग्रेन है, या फिर आपके पोलन ग्रेन में आपको 3 सेल्स भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। 3 सेल्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। आपका जो ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है, 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल्ड पोलन ग्रेन देखने को मिलता है, और 3 सेल्ड किस में देखने को मिलेगा, 3 सेल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा 40% एंजियोस्पर्म्स में। अब इसका क्या रीज़न है, चलिए देखते हैं। ये जो आपको 2 सेल्स देखने को मिल रही हैं पोलन ग्रेन में,
एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरी है जनरेटिव सेल। जो ये वेजिटेटिव सेल है ये लार्ज होती है, जनरेटिव सेल स्मॉल होती है। आप कह सकते हो जनरेटिव सेल तो फ्लॉट करती है वेजिटेटिव सेल में। तो ये तो टू सेल स्ट्रक्चर है सिंपल, लेकिन ये जनरेटिव सेल में अगर माइटोसिस के थ्रू ये डिवाइड हो जाती है तो यही क्या बन जाती है, थ्री सेल स्ट्रक्चर बन जाती है आपका। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई शुड एक्साइन बी हार्ड, फंक्शन ऑफ जर्म पोर। तो एक्साइन हार्ड की होती है, तो जैसे हमने देखा कि एक्साइन प्रोटेक्ट करती है पोलन ग्रेन को अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन में, तभी ये क्या है, हार्ड है, ये इसका एडवांटेज है। जर्म पोर का फंक्शन आपसे पूछा गया है। चलिए बेटा देखते हैं जर्म पोर का फंक्शन। What is the function of germ pore? The germ pore is a small opening in the pollen grain that allow the pollen tube to grow and release male gamete. तो ये जो आपकी पोलन, ये जो आपका जर्म पोर है, यहीं से एक पोलन ट्यूब निकलती है जो फीमेल गैमेटोफाइट में एंट्री लेती है। और ये जो आपको दिख रहे हैं गैमेट्स, ये गैमेट्स इसी पोलन ट्यूब के थ्रू रिलीज होते हैं और कहाँ पर पहुँचते हैं, इसी पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमेटोफाइट में इसकी एंट्री होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। पोलन ग्रेन्स के बारे में हमने बहुत कुछ देखा कि पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। इसके अलावा पोलन ग्रेन के बारे में हमने पढ़ भी लिया। चलिए अब आगे देखते हैं कि पोलन ग्रेन क्या कर सकता है। पोलन ग्रेन सीवियर एलर्जी भी कर सकता है। कैसे? पोलन ग्रेन फ्रॉम मैनी स्पीशीज causes severe allergies and bronchial afflictions, leads to chronic respiratory disorders जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। कल्प्रिट एग्जाम्पल देखो, पोलन ग्रेन कहाँ से आए हैं, पार्थीनियम जो कि कैरेट ग्रास है, ये इंडिया में आई है एज ए कंटामिनेट के साथ, जो कि ठीक है, ये जो आपकी पार्थीनियम कैरेट ग्रास है ये वीट के साथ इंपोर्ट हुई है। ठीक है, और ये क्या है, एक कंटामिनेंट है जिसकी वजह से पोलन एलर्जी होती है। और आपने देखा कौन कौन से डिसीज़ हो रही हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, इस पोलन ग्रेन की वजह से। तो पोलन ग्रेन एलर्जी तो कॉज करता ही है, साथ में इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में पोलन ग्रेन को एज ए न्यूट्रिशन यूज़ किया जाता है। पोलन ग्रेन इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स consumed as tablets, syrups, food supplements, claimed to increase performance in athletes and race horses। तो बेटा पोलन ग्रेन को रिच न्यूट्रिएंट्स माना गया है कि इसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन में रिच न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से इसकी टैबलेट बनती हैं, सिरप बनते हैं, और जो एथलेट्स और रेस हॉर्सेस हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इसकी वजह से इंक्रीज़ होती है। वायबिलिटी क्या है, वायबिलिटी आप ऐसे समझ सकते हो, पोलन वायबिलिटी मीन्स हार हेल्थी एंड अलाइव ए पोलन ग्रेन इज एंड वेदर इट कैन फर्टिलाइज एन एग ओव्यूल टू फॉर ए सीड। तो कहने का क्या मतलब है, पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पर अपनी वायबिलिटी को लूज़ करने से पहले, मतलब जो वो हेल्दी है, अलाइव है आपका पोलन ग्रेन, ठीक है, जब तक वो ज़िंदा है, आप ऐसे कह सकते हो कि जब तक वो अलाइव है, हेल्दी है, उससे पहले ही वो स्टिग्मा तक पहुंच जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो वायबिलिटी अगर लूज़ हो जाती है फिर वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और ये सब डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। ओके, इफ पोलन इज नॉट वाइबल इट कैन नॉट फर्टिलाइज द ओव्यूल, सिंपल। तो आप देखते हो कि कुछ पोलन ग्रेन्स तो 30 मिनट्स तक
वायबल रहते हैं और कुछ मंथ्स तक रहते हैं। जैसे सीरियल्स में राइस और व्हीट 30 मिनट तक ये वायबल रहते हैं, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी इन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो मंथ्स तक वायबिलिटी शो करते हैं। आप देखते हो कि पोलन ग्रेन्स को कुछ इस तरह से स्टोर किया जाता है जैसे सीड बैंक में सीड को स्टोर करते हैं। और किस मेथड के थ्रू? क्रायो प्रिजर्वेशन। ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस है ये क्या है? इसमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ होती है -196 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में इन पोलन ग्रेन्स को रखा जाता है। इस मेथड को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो हमारा मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। हमने मेल गैमेटोफाइट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा उसमें जो फीमेल गैमेट्स होंगे उसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। आपका टॉपिक है द पिस्टल। पिस्टल भी कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और कार्पल भी कहा जाता है। मेगास्पोरेंजियम आपका ओव्यूल है, एंड एम्ब्रियोसेक, इन सभी के बारे में हमें देखना है। हमने देखा गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कलेक्शन ऑफ या कलेक्टिंग ऑफ कार्पल या पिस्टल, उसको हम क्या बोल रहे हैं? गाइनोशियम कहते हैं। जब एक साथ बहुत सारे कार्पल्स या पिस्टल होते हैं उन सभी को हम गाइनोशियम कहते हैं। अगर ये कार्पल या पिस्टल मोनोकार्पलरी है मतलब सिर्फ एक कार्पल है, मल्टी कार्पलरी है मतलब काफ़ी कार्पल्स हैं, सिन कार्पस है मतलब फ्यूज्ड है ये जो कार्पल्स हैं आपस में, एपोकार्पस है मतलब फ्री हैं जो कार्पल्स हैं। आपको पता है कि पिस्टल या कार्पल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, यहीं पर तो पोलन ग्रेन आके लैंड करता है। उसके बाद स्टाइल होता है जो इलोंगेटेड पार्ट है, ओवरी जो बेसल बल्ज आउट पार्ट होता है। ठीक, उसके अलावा ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि कैसे जो प्लेसेंटा है वो ओव्यूल से अटैच होता है एक स्टॉक के थ्रू। उस स्टॉक को कहा जाता है फ्यूनिकल। और ये जो फ्यूनिकल है जो अटैच रहता है ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में, ये कहाँ पर अटैच होता है? जंक्शन जो है ओव्यूल का फ्यूनिकल के साथ, उसे हम हाइलम कहते हैं। आपको देखने को मिलेगा एम्ब्रियोसेक के ऊपर आपको इंटेग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। 1 से 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं न्यूसेलस के अराउंड। और न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस ही वो पार्ट होता है जहाँ पर आपको मेगास्पोर मदर सेल्स देखने को मिलेंगी। इन मेगास्पोर मदर सेल्स में ही मेगास्पोर्स बनते हैं। ये मेगास्पोर ही आगे चलकर क्या बनाते हैं? एम्ब्रियोसेक बनाते हैं। और आपको पता है एम्ब्रियोसेक क्या है बेटा? एम्ब्रियोसेक ही आपका फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, आप देखते हो ये इंटेग्यूमेंट पूरे इसको कवर करके रख रहा है ओव्यूल को, लेकिन माइक्रोपाइल एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। ये इस तरह से यहाँ पर कोई इंटेग्यूमेंट नहीं है। आप आगे फंक्शन देखोगे माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है, क्यों यहाँ इंटेग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हो नंबर ऑफ ओव्यूल वेरी करते हैं। कहीं सिर्फ एक ओव्यूल होता है, कहीं बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। और आपको पता है कि ओव्यूल ही आगे चलकर सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वीट में, पैडी में और मैंगो में सिर्फ 1 ओव्यूल होता है। तो आप देखते हो इन फ्रूट्स या फिर सीरियल्स में आपको सिर्फ 1 सीड देखने को मिलता है। 1 सीड ही ये होते हैं, वीट और पैडी। और मैंगो में 1 सीड आपको देखने को मिलेगा। मेनी ओव्यूल्स पपाया में होते हैं, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स में। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं।
तो जैसे हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ऐसे ही हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन। और ये मेगास्पोर ही आगे चलकर क्या बनाता है, यही आपका एम्ब्रियो सैक बनाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। इस बात का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक का मतलब होता है कि सिर्फ एक मेगास्पोर से ही एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा। आप देखोगे कैसे, सिर्फ 1 मेगास्पोर ही क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। वहाँ पर तो चारों माइक्रोस्पोर ने 4 पोलन ग्रेन्स बनाए थे, यहाँ पर अगर 4 मेगास्पोर होंगे तो सिर्फ 1 मेगास्पोर ही एम्ब्रियो सैक बना सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड, किस टाइप से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये है आपकी मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को ही हम ओव्यूल भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर क्या बनेगा, आपका एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोरेंजियम में आपको न्यूसेलस देखने को मिलता है। न्यूसेलस में आपको क्या मिलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स जो 2n होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें होता है। इनमें मियोसिस होती है और मियोसिस से आपको 4 मेगास्पोर देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन आप देखोगे कि ये जो 4 मेगास्पोर हैं, इन 4 मेगास्पोर जो आपको देखने को मिले, 4 मेगास्पोर में से जो 3 हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही मेगास्पोर बचता है। इसको हम कहते हैं, यही सरवाइव करता है, इसको कहते हैं हम फंक्शनल मेगास्पोर। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसी में आगे चलकर आप देखोगे इसी से ही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका मेगास्पोर है, इसमें ये सेल डिवाइड नहीं करेगी, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। इसमें फर्स्ट माइटोसिस होगी, अब याद रखना, अब मियोसिस नहीं होगी, अब माइटोसिस होगी। तो एक माइटोसिस से क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस ही डिवाइड होते रहेंगे। यहाँ पर इस तरह से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। फिर सेकेंड माइटोसिस होगी, तो आप देखोगे 2 से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। फिर थर्ड डिवीज़न होगी माइटोसिस की, और यहाँ आपको 8 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। जब ये 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और फिर आपको प्रॉपर इस तरह से सेल भी इसमें देखने को मिलेंगी। और यही क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक आपका फॉर्म हो जाएगा। देखिए एक बार, मेगास्पोरोजेनेसिस का फ्लो चार्ट हमने देखा कि मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस सेल, जिसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन, जो ये माइक्रोस्पोर, ये जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये न्यूसेलस के में मतलब प्रेजेंट है, और उसके भी माइक्रोपाइलर रीजन में। तो हम देखेंगे कि माइक्रोपाइलर रीजन इधर साइड प्रेजेंट है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए देखिए, मियोसिस हुई कहाँ, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, 4 मेगास्पोर बने। इन 4 मेगास्पोर में से जो 3 मेगास्पोर हैं वो डीजनरेट हो गए, सिर्फ 1 मेगास्पोर ही फंक्शनल रहता है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप डिवीज़न देखोगे कि एक माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस, फिर सेकंड माइटोसिस डिवीज़न, फिर 4, और फिर थर्ड माइटोसिस में आपके 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए इसमें। इसके बाद आप देखते हो कि क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म होती है। कब फॉर्म होगी सेल वॉल, फॉर्म आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ सेल इस टाइप से बननी शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये चलेजल एंड है, जिसमें 3 सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल, ये बीच में सेंट्रल सेल है, इसमें
2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये एग सेल है और यहाँ ये 2 सिनर्जिड सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं, सिनर्जिड सेल्स हैं। इसमें ये आपको दिख रहे हैं, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है। चलिए, तो इस टाइप से आपका क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे देखते हैं, ये माइक्रोपाइलर रीजन है और यहीं से जो पोलन ट्यूब आती है वो यहीं से एंट्री लेती है, ठीक है। और सिनर्जिड और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, फिलीफॉर्म एपरेटस का मेन फंक्शन है यहाँ पर, ये पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि वो सिनर्जिड से होते हुए एग सेल के पास जाए, फिर वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाती है, क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स को रिलीज़ करना है, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। हम देखते हैं कि एंथर से रिलीज़ होता है पोलन ग्रेन और ये पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफ़र होता है? स्टिग्मा पर। इसी को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। टाइप्स देखते हैं पॉलिनेशन के। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, ज़ेटेनोगैमी और ज़ेनोगैमी। ऑटोगैमी समझते हैं। सम फ्लावर रेयर इन नॉर्मल ओपन फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन रिलीज, रिसेप्टिविटी एंड क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। इसका क्या मतलब है कि एक हमारे पास फ्लावर है, सेम फ्लावर है, उसी में आप क्या देख रहे हो कि सिंक्रोनाइज मैनर में पोलन ग्रेन और स्टिग्मा सिंक्रोनाइज मैनर में काम कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब है, ये एक फ्लावर है, इसमें ये कार्पल है और ये है आपका स्टेमन। तो हम देखते हैं कि स्टेमन से क्या होता है, जो ये इसका पार्ट है एंथर, यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज़ होता है और ये पोलन ग्रेन कहाँ पहुँचता है? स्टिग्मा पर। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये सिंक्रोनाइज मैनर में हो, मतलब जब पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज़ होता है, जब तक उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो, मतलब वाइबिलिटी लूज़ होने से पहले ये स्टिग्मा तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब सिंक्रोनस मैनर का क्या मतलब है कि अगर पोलन ग्रेन भी सेम टाइम पर एक्टिव हो और स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो, ठीक है, पोलन ग्रेन भी सेम टाइम पर रिलीज़ हो और ये स्टिग्मा भी इस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करे, रिसेप्टिव हो इसके लिए, तो ये प्रॉपर ऑटोगैमी का एग्जाम्पल है, जिसमें हम देखते हैं कि एक ही फ्लावर के अंदर आपको सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ प्लांट होते हैं, वियोला, ऑक्सैलिस, कमेलिना, प्रोड्यूस बोथ टाइप्स, जिसमें आप देखोगे कि कुछ फ्लावर तो इस टाइप से एक्सपोज होते हैं और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं। इन क्लोज फ्लावर में आपको ये जो क्लोज फ्लावर है जो एक्सपोज नहीं है, जिसे हम क्लेस्टोगैमस कहते हैं, इसमें आपको कार्पल और स्टेमन दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या ऐसे होते हैं, डू नॉट ओपन एट ऑल, ये ओपन नहीं होते। एंथर स्टिग्मा लाई क्लोज टुगेदर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, ए शॉर्ट सीड सेट इवन विदाउट पॉलिनेटर्स। तो सिंपल बात है, जब ये जो आपका कार्पल है और स्टेमन है एक ही फ्लावर के अंदर है, क्लोज फ्लावर है, यहाँ कोई भी पॉलिनेटर्स की नीड नहीं पड़ेगी क्लेस्टोगैमस फ्लावर में, क्योंकि ये क्लोज्ड है और यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज़ होंगे, यहाँ स्टिग्मा पर लैंड हो जाएंगे और फिर इनका पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है चेस्मोगैमस, ये सेम ये वाले हैं कि ये एक्सपोज होते हैं, यहाँ आपको सेल्फ पॉलिनेशन भी देखने को मिल सकता है, क्रॉस भी, क्योंकि एक्सपोज हैं ये पोलन ग्रेन, ये तो यहाँ से भी आ सकता है या फिर किसी और फ्लावर का भी पोलन ग्रेन आ सकता है, तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी आपको देखने को मिल सकता है चेस्मोगैमस में, क्योंकि
ये एक्सपोज होते हैं इन कैंथर और स्टिग्मा। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक क्लेस्टोगैमी इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट, क्यों? तो देखो, क्लेस्टोगैमी में एडवांटेजेस क्या है, वो ये है कि यहाँ पर पॉलिनेटर्स की नीड नहीं होती, विदाउट पॉलिनेटर्स ही ये फंक्शन होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अब यहाँ पर एक ही तरह के स्टेमन है और कार्पल है, मतलब सेम प्रोडक्ट हर बार यहाँ पर बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी, ये डिसएडवांटेजेस है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जेटेनोगैमी। यहाँ आप क्या देखोगे कि एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं, जिसमें पॉलिनेटर्स की हेल्प से पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है। आप देखते हो कि प्लांट तो एक ही है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि डिफरेंट फ्लावर्स हैं, सेम प्लांट पर डिफरेंट फ्लावर्स, इसे बोलते हैं जेटेनोगैमी। यहाँ पर फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, रिक्वायर्स एजेंट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, क्योंकि प्लांट कैसा है, सेम है, तो जेनेटिकली सेम है लेकिन फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वो भी पॉलिनेटर्स की हेल्प से। जेनोगैमी में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स द ओनली टाइप दैट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा। यहाँ पर डिफरेंट प्लांट होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स हैं, तो यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है और यहाँ पर जेनेटिकल वेरिएशन भी आती हैं। जेनोगैमी का एग्जाम्पल है पपाया। आप देखोगे कि एक प्लांट है, यहाँ जो फ्लावर है, इस फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और दूसरा प्लांट है, इस प्लांट पर जो फ्लावर है उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इनके बीच जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन ये जेनेटिकली कैसे हैं, जेनेटिकली भी ये डिफरेंट हैं, तो यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन देखने को हमें मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। एजेंट्स देख लेते हैं पॉलिनेशन के। आप देखते हो कि पॉलिनेशन के क्या क्या एजेंट्स हैं। एबायोटिक, जो कि नॉन लिविंग होते हैं, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग जैसे विंड और वाटर। तो विंड, हवा और पानी की हेल्प से भी पॉलिनेशन आपको देखने को मिलता है। विंड मोस्ट कॉमन एबायोटिक कैरेक्टरिस्टिक, कहने का ये मतलब है कि हवा की हेल्प से आप पॉलिनेशन देख सकते हो कि विंड की हेल्प से पॉलिनेशन होता है, लेकिन पॉलिनेशन तो होगा बट यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि पोलन ग्रेन कुछ इस तरह का होना चाहिए, और स्टिग्मा जो है उस स्टिग्मा के भी कैरेक्टर्स आपको बताए गए हैं। जब ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। चलिए देख लेते हैं। पोलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन हो, ठीक है, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स आते हैं उनको वो ट्रैप कर सके। ऑफन ए सिंगल ओव्यूल पर ओवरी, एक ओवरी में एक ओव्यूल होना चाहिए। पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, नॉट वेरी कलरफुल एंड नो नेक्टर। तो आपको पता है कि विंड की हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये विंड का तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो नेक्टर की वजह से अट्रैक्ट हो रही है या फ्लावर कलरफुल है इसलिए वो अट्रैक्ट हो रही है ना। विंड से तो ऐसा कोई मतलब है ही नहीं, नॉन लिविंग है ये। तो यहाँ नेक्टर की कोई नीड नहीं है फ्लावर में, और कलरफुल होने की कोई नीड नहीं है। बस क्या नीड थी वो हमने देख लिया कि पोलन ग्रेन लाइट हो, नॉन स्टिकी हो, और स्टिग्मा कैसा हो, फेदरी हो, ताकि वो इसको ट्रैप कर सके जो पोलन ग्रेन आए उसके पास। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं कॉर्न कॉब। द स्टेसल यू सी आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल वेबिंग इन द वाइंड, कॉमन इन ग्रासेस में ग्रासेस में आपको ये कॉमनली देखने को मिलता है। आप देखते हो ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये वेल एक्सपोज स्टेमन है,
ये लार्ज फेदरी स्टिग्मा है जो ट्रैप कर लेता है इस पोलन ग्रेन को। आगे देखते हैं वाटर। वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, बट उसकी भी कुछ कंडीशन है जो हमें पता होनी चाहिए। ये रेयर होता है, 30 जेनेरा मोस्टली मोनोकॉट्स में आपको देखने को मिलता है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पोलन प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग नॉट कलरफुल नो नेक्टर। वाटर को भी नेक्टर या फिर कलरफुल होने की कोई नीड नहीं है कि ये फ्लावर कलरफुल होना चाहिए या इसके पास नेक्टर हो, विंड को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पोलन ग्रेन म्यूसिलेजिनस कवरिंग का हो, क्योंकि पानी के अंदर ख़राब हो सकते हैं, तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी तो वो लंबे टाइम तक पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर में होता है। फीमेल फ्लावर इसका रीच सरफेस बाय लॉन्ग स्टॉक। मेल फ्लावर pollen release onto the surface and carried passively by water current। तो जैसे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि ये क्या है, यहाँ पर वेलिस्नेरिया एक प्लांट है जो फ्रेश वाटर में मिलता है। आप ये देख रहे हो कि सरफेस पर फीमेल फ्लावर, ये स्टॉक इसका वाटर में है लेकिन सरफेस पर है फीमेल फ्लावर, ठीक है। ये मेल फ्लावर है, ये यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज़ कर रहा है। अब ये सरफेस पे पोलन ग्रेन रिलीज़ कर देगा, ये इस फीमेल फ्लावर तक पहुँच जाएगा। इसका लॉन्ग स्टॉक है और सरफेस पर क्या है, फ्लावर है। और वाटर करंट, पैसिवली वाटर करंट्स की हेल्प से क्या हो रहा है, पॉलिनेशन। इसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल है जॉस्टेरा मेरिन सी ग्रासेस है। इसका जो फ्लावर है वो सबमर्ज्ड रहता है। पोलन ग्रेन लॉन्ग रिवन लाइक होते हैं, ये भी पैसिवली इनसाइड द वाटर। अदर फ्रेश वाटर एग्जाम्पल हाइड्रिला। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है कि पानी के अंदर रहता है ये फ्लावर। पोलन ग्रेन्स भी रिवन लाइक होते हैं जो पैसिवली पानी के अंदर पानी की हेल्प से इनका भी क्या होता है, पॉलिनेशन। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है हाइड्रिला। वाटर लिली और वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ क्या है, ये भी बेटा वाटर में रहने वाले प्लांट हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनेशन भी वाटर से हो, नहीं, बल्कि इन दोनों में पॉलिनेशन होता है विंड और इंसेक्ट की हेल्प से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखे थे पॉलिनेशन के एजेंट्स जो कि कैसे थे, एबायोटिक थे। अब हम देखेंगे बायोटिक जो हैं एनिमल्स। द पॉलिनेटर्स क्या क्या हैं, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वॉस्प्स, आंट्स, मोथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, बैट्स, इवन प्राइमेट्स, लेम्यूर्स, आर्बेरियल, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, गेकोक्स, लिजर्ड्स इन सम स्पीशीज़। तो ये सभी क्या हैं, एजेंट हैं पॉलिनेशन के, इनकी वजह से पॉलिनेशन होता है। लेकिन जो बीज हैं वो डोमिनेंट पॉलिनेटर हैं। आप देखोगे कि बीज की हेल्प से ज़्यादा आपको मतलब देखने को मिलता है, ये डोमिनेंट होता है और इनकी हेल्प से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे फ्लोरल रिवॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप्स। अब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स और एनिमल्स, उनका रिलेशनशिप ऐसा होता है ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे, जैसे एनिमल आपका मोथ हो गया और प्लांट आपका यूका प्लांट जो कि बहुत लार्ज प्लांट, इसका जो फ्लावर है वो 6 फीट टॉलेस्ट होता है जिसका नाम है एमोरफोलस, ठीक है। इस फ्लावरिंग प्लांट है यूका प्लांट, इसका जो फ्लावर है वो कैसा है, वो लार्ज है। यहाँ जो मोथ होता है उसकी बात कर रहे हैं हम कि ये जो मोथ है ये अपने एग डिपॉजिट करता है इस फ्लावर में। इस कहाँ पर, मोथ डिपॉजिट एग्स
In the ovarian locule, flower get pollinated. Larvae emerge as seeds develop. तो इससे क्या होता है कि मोथ यहाँ पर अपने एग डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से जो ये प्लांट है इसका पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं फ्लोरल एडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट्स, लार्ज कलरफुल फ्रेगरेंट रिच इन नेक्टर। तो इंसेक्ट को ही मोस्टली क्या चाहिए कि कलरफुल हो, लार्ज हो फ्लावर, फ्रेगरेंस अच्छी आए, नेक्टर काफ़ी हो उसमें, स्मॉल फ्लावर क्लस्टर इनटू इन्फ्लोरेसेंस टू बिकम कॉन्शिपिशियस, फॉल अडर्स सिक्रेटेड टू अट्रैक्ट। जो फ्लाइज और बीटल्स होती हैं इनको फॉल अडर्स ज़्यादा अच्छी लगती है, जो स्मेल आती है, लेकिन इंसेक्ट्स को फ्रेगरेंस ज़्यादा अच्छी लगती है। पोलन्स इनके कैसे होते हैं, जनरली स्टिकी होते हैं, जो चिपक जाते हैं ना एनिमल से, फिर वो इंसेक्ट से, तो वो इजीली वहाँ जाते हैं नेक्टर के लिए, पॉलन ग्रेन्स वहाँ पर उनसे लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, फिर वो दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं, ऐसे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन करवा देते हैं। ऑब्जर्व लोकल फ्लावर, कुकम्बर, मैंगो, पपाया, रोज, बनाना। सी इफ़ यू कैन स्पॉट पोलन नेक्टर रोबर्स, इंसेक्ट्स कंज्यूमिंग रिवर्ट्स विदाउट पॉलिनेटिंग। तो आप ये देखते हो कि कुछ जो लोकल फ्लावर्स होते हैं जैसे कोकम्बर, मैंगो, पपाया, रोज़, बनाना, तो आप लोग देखते हो कि ये यहाँ पर पोलन और जो नेक्टर रोवर्स होते हैं, जो मतलब इंसेक्ट कंज्यूम बिना पॉलिनेटिंग, मतलब वो नेक्टर वगैरह के लिए आते हैं इनको खाने के लिए, लेकिन विदाउट पॉलिनेटिंग इनको रिवॉर्ड्स तो मिल जाता है, ये पॉलन ग्रेन्स नेक्टर वगैरह को खाते हैं, लेकिन ये पॉलिनेशन नहीं करते हैं। तो कुछ आपको ऐसे भी पोलन नेक्टर रोवर्स दिखते हैं जो कि नेक्टर पोलन ग्रेन को खाने वाले इंसेक्ट्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का क्या मतलब है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन फ्रॉम कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन। होता क्या है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है वो उससे प्रिवेंट किया जा रहा है। मतलब बार बार अगर ऑटोगैमी हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से हम देख रहे हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है सिंपल कि एक ही जैसे प्रोडक्ट बार बार मिल रहे हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यूज़ होते हैं। तो क्या है ये डिवाइसेस? इनकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, है ना, ऑटोगैमी को रोका जाए। तो सबसे पहला एसिंक्रोनी करवा सकते हो। एसिंक्रोनी का क्या मतलब है? हमने देखा था ना सिंक्रोनस या सिंक्रोनी का मतलब था कि एक साथ पोलन ग्रेन भी एक्टिव हो और स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो। मतलब पोलन ग्रेन एंथर से उसी टाइम रिलीज़ हो और स्टिग्मा भी वहाँ पर रिसेप्टिव हो जो उसको एक्सेप्ट कर सके, ताकि पॉलिनेशन इजीली हो जाए। लेकिन अगर एसिंक्रोनस मैनर में काम होगा तो पोलन ग्रेन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, कि पोलन ग्रेन रिलीज़ होने की टाइमिंग अलग है, उनकी वायबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो भी उस टाइम नहीं है जब पोलन ग्रेन रिलीज़ हुए हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ऑटोगैमी नहीं होगी ना। सेकेंड है स्पेशियल सेपरेशन। एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे इस टाइप से हैं कि वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि उसको डिस्टेंस को कंप्लीट करते हुए ही वायबिलिटी या तो नहीं रहेगी पोलन ग्रेन की, वो उस सही टाइम तक नहीं पहुंच पाएगा स्टिग्मा तक।
क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है दोनों की। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पोलन फर्टिलाइजेशन बाय इनहिबिटिंग जर्मिनेशन ट्यूब ग्रोथ। तो जेनेटिक मैकेनिज्म इस टाइप से है कि सेल्फ पोलन फर्टिलाइजेशन को रोका जा रहा है जर्मिनेटिंग ट्यूब ग्रोथ, इनहिबिटिंग जर्मिनेटिंग ट्यूब ग्रोथ के थ्रू सेल्फ पोलन फर्टिलाइजेशन को रोका जा रहा है, जेनेटिक मैकेनिज्म है। मतलब ये कि स्टिग्मा को अगर सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक ही फ्लावर जहाँ पर कार्पल का जो स्टिग्मा है और उसी फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन उसके पास आता है, लैंडिंग करता है, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, और ये जेनेटिक लेवल पर हो रहा है। कि प्रॉपर जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगा, ट्यूब ही नहीं बना जाएगा। और आपको पता है पोलन ट्यूब की हेल्प से ही गैमेट्स एम्ब्रियो सैक तक पहुंचते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्रिवेंट ऑटोगैमी इफ मोनोशियस लाइक कैस्टर मेज बोथ मेल एंड फीमेल ऑन सेम प्लांट, और प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी इफ डायोशियस लाइक पपाया सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट। कहने का क्या मतलब है, ऑटोगैमी को प्रिवेंट किया जा रहा है और ऑटोगैमी जिटेनोगैमी को प्रिवेंट किया जा रहा है, और जीनोगैमी करवाया जा रहा है, क्योंकि प्लांट डिफरेंट हैं और उन पे फ्लावर भी डिफरेंट है, जैसे पपाया। ये हमें समझ आ गया। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल का क्या मतलब है, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द राइट टाइप ऑफ पोलन। Pistil has the ability to recognize compatible versus incompatible pollen, mediated by chemical components interacting. Result acceptance promotes post-pollination events or rejection prevent the tube growth. Pollen pistil interaction, pollen grain का pistil मतलब कार्पल से जो इंट्रैक्शन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि पोलन का जो राइट टाइप का पोलन है उसकी गारंटी नहीं है कि वो पॉलिनेशन करवा सके। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द राइट टाइप ऑफ पोलन। पिस्टल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके, पिस्टल मतलब कार्पल जो उसका स्टिग्मा पार्ट है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि ये उसके लिए कंपेटेबल है और इनकम्पेटेबल है, वो उसको वही पोलन है जो उसको चाहिए या नहीं है। तो पिस्टल के पास ये एबिलिटी है। पोलन के पास ये एबिलिटी नहीं है कि पॉलिनेशन को करवाया जा सके। पिस्टल के पास ये एबिलिटी है कि वो पहचान सके कि सही टाइप का पोलन ग्रेन आया है या नहीं उसके पास। केमिकल कंपोनेंट इंटरेक्टिंग के थ्रू मीडिएटेड होता है ये सब। रिजल्ट एक्सेप्टेंस, और उसके बाद क्या होगा, प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, या फिर रिजेक्शन प्रिवेंट द ट्यूब ग्रोथ। तो इसकी वजह से ही तो रिजल्ट आता है कि या तो एक्सेप्टेंस होगा मतलब पॉलिनेशन होगा, उसके बाद वाले प्रोसेस शुरू होंगे, या फिर नहीं शुरू होंगे, या फिर रिजेक्शन हो जाएगा, पोलन ट्यूब को नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया गया, पोलन ग्रेन्स, डस्ट पोलन, पी चिकपी, balsam vinca on a slide with a drop of 10% of sugar solution. Observe pollen tubes coming out after 50 to 30 minutes under a low power microscope. तो पोलन ग्रेन्स को लिया गया 10% शुगर सॉल्यूशन में, 10% शुगर सॉल्यूशन में पोलन ग्रेन को लिया गया और फिर 15 से 30 मिनट के बाद देखा गया माइक्रोस्कोप के अंदर कि किस टाइप का जो पोलन ग्रेन है आपको देखने को मिला है, या किस तरह से उसकी पोलन ट्यूब बनी है या नहीं बनी है। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगता है। आगे देखते हैं। द पोलन ट्यूब जर्नी।
तो सबसे पहले क्या होता है, हम देखते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये कार्पल है। ये यहाँ अंदर क्या था, ये है आपका एम्ब्रियो सैक, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, जहाँ फीमेल गैमेट्स हैं। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, पोलन ग्रेन। और ये क्या है, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। और ये माइक्रोपाइलर एंड की साइड से जो फिलीफॉर्म है, इसको इन्होंने गाइड किया है, फिलीफॉर्म ने गाइड किया है, किसको गाइड किया है, फिलीफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करती हैं कि किस तरह से वो एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई हैं उसके पास पहुंच सके। ठीक है, तो पूरा मेथड लिखा हुआ है। कंपेटेबल पोलन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, अगर कंपेटेबल है ये पोलन ग्रेन तो ही ये यहाँ जर्मिनेट कर पाएगा अपनी पोलन ट्यूब, नहीं तो ये जर्मिनेट नहीं कर सकेगा। ठीक है, पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। तो पोलन ट्यूब कैसे बनती है, कैसे जर्मिनेट होती है, हमने पढ़ा था कि ये पोलन ग्रेन है, ये जर्म पोर है, यहीं से पोलन ट्यूब बननी शुरू होती है। ठीक है, जर्म पोर से क्या होती है, पोलन ट्यूब बनती है। ग्रो थ्रू टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये ग्रो होती जाती है किस तरह से, स्टिग्मा और स्टाइल से ऐसे होती हुई जा रही है। रीच द ओवरी तक पहुंचती है। ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये ओवरी है, ये वाला पार्ट स्टाइल है, और ये क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी में ही क्या है, ये एम्ब्रियो सैक। एंटर ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल की हेल्प से कहाँ पहुँचता है, माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल में। और ओव्यूल में हमने पढ़ा था, ओव्यूल मतलब ओव्यूल मतलब मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम में हमने पढ़ा था एम्ब्रियो सैक, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ओव्यूल में एंट्री हो जाती है इस ट्यूब की माइक्रोपाइल एंड की हेल्प से। हमने पढ़ा था ये माइक्रोपाइल एंड है जहाँ पर इंटेग्यूमेंट नहीं होता है, जिससे ये ट्यूब इजीली यहाँ एंट्री ले लेती है। एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस विच गाइड्स द एंट्री। तो हमने देखा कि जो ये फिलीफॉर्म एपरेटस है ये गाइड करते हैं कि किस तरह से ट्यूब की एंट्री होती है इन सिनर्जिड्स में से एक सिनर्जिड में, दो सिनर्जिड है उनमें से एक में। नॉट ऑन गैमेट्स इफ शेड एट टू सेल स्टेज, जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ट्यूब ग्रोथ। इफ शेड एट थ्री सेल ट्यूब कैरीज टू गैमेट्स फ्रॉम द स्टार्ट। हमने देखा था टू सेल स्टेज होती है और जनरेटिव सेल अगर डिवाइड होती है तो थ्री सेल में कन्वर्ट हो जाती है माइटोसिस के थ्रू, और ये ट्यूब ग्रोथ के चलते दो गैमेट में कन्वर्ट होती है। जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड होती है और डिवाइड होकर थ्री सेल में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ट्यूब स्टार्टिंग में कितने गैमेट्स कैरी करती है, सिर्फ टू गैमेट्स। ओके, आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग स्पीशीज फॉर सुपीरियर कमर्शियल ट्रेड्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन है कि हम खुद के डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहते हैं जिसकी वजह से हम क्रॉसिंग करवाते हैं स्पीशीज़ का। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बने इस फ्लावर के थ्रू, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हम चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह की हम क्वालिटीज़ चाहते हैं उस तरह का ही पॉलन ग्रेन से हम पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। किसका, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का, जो प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम क्या करवाते हैं, जैसा हम प्रोडक्ट चाहते हैं, जो भी डिज़ायरेबल हमारे कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फ्लावर लेते हैं जिसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है
उसको हम क्या करते हैं, अपने डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन करवा लेते हैं और फिर हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो इसमें 2 टेक्निक्स होती हैं, चलिए देखते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आप देखते हो कि 2 स्टेप में पूरा प्रोसेस होता है। पहला इमस्कुलेशन, दूसरा बैगिंग। इमस्कुलेशन, रिमूविंग एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर बर्ड्स यूजिंग फॉरसेप्स बिफोर डेhiscence, नॉट नीडेड फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो आपका फ्लावर है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आपको पता है बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, कि हमारे पास एक ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो अब क्या करोगे, ये जो आपका फ्लावर है, अगर आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है इसमें और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो अगर आप यहाँ से इन एंथर्स को रिमूव नहीं करोगे तो क्या होगा, ये तो इससे फ्यूज़ कर जाएगा। फिर आप अपना डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन कैसे दोगे इस कार्पल को? तो आप क्या करोगे कि एंथर के रिलीज़ होने से पहले ही आप फॉरसेप, चिमटी की हेल्प से इन स्टेमन्स को या इन एंथर्स को क्या करोगे, आप रिमूव कर दोगे, सिर्फ कार्पल इसमें रहने दोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, बेगिंग स्टेप करोगे। कवरिंग द इमस्कुलेटेड फ्लावर विथ ए बैग, बटर बैग, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा बाय अनवांटेड पोलन। तो बेटा आपने यहाँ से इन स्टेमन्स को एंथर्स के रिलीज़ होने से पहले ही इनको रिमूव कर दिया फॉरसेप की हेल्प से। अब आप इसको बैगिंग मतलब एक कवर कर दोगे आप इस इमस्कुलेटेड फ्लावर को एक बैग से, जिससे कि अब इसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, अब कोई अदर पोलन ग्रेन आके इस कार्पल से फ्यूज़ ना हो जाए, मतलब स्टिग्मा पे लैंडिंग ना हो जाए। तो आप एक कवरिंग इसको दे दोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे व्हेन स्टिग्मा इज़ रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, मेच्योर डिज़ायर्ड पॉलन इज़ डस्टेड एंड फ्लावर इज़ रीबैग्ड अंटिल फ्रूट्स डेवलप। आप क्या करोगे, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो आप जो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन चाहते हो उसको यहाँ पे डस्टेड मतलब स्प्रेड कर दोगे और फ्लावर को रीबैग कर दोगे जब तक फ्रूट डेवलप हो। उसके बाद क्या होगा, आपका जो फ्रूट है वो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, जो आपका डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला फ्रूट आप चाहते थे। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो हमने क्या देखा था, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन देखा था, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन आपका बन गया था, आपका एम्ब्रियो सैक बन गया था। तो किस तरह से इनका फर्टिलाइजेशन होता है देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट। द प्रोसेस, पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट्स इनटू द सिनर्जिड साइटोप्लाज्म। तो आप देखते हो ये एक यूनिक इवेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट का, क्योंकि आप यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन देखोगे। फर्टिलाइजेशन क्या था, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न, और यही इवेंट अगर 2 बार होता है तो इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट। द प्रोसेस pollen tube releases to male gametes into the synergid cytoplasm। ठीक है, हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट में, उसमें 2 इवेंट्स देखने को मिलते हैं, तभी हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 2 इवेंट्स फ्यूज़न के देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आप देखते हो एक इवेंट है सिनगैमी, दूसरा इवेंट है ट्रिपल फ्यूज़न। सिनगैमी क्या होता है? सिनगैमी जैसे हमें नाम से ही समझ आ रहा है, सिन मतलब फ्यूज़न किसका? गैमी मतलब गैमेट्स का। गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। यहाँ पर एग सेल होती है जो सिनर्जिड सेल के पास प्रेजेंट होती है,
और मेल गैमेट होता है, इनका फ्यूज़न होता है, ठीक है। मेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूज़न होगा, जिससे आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड, क्योंकि ये जो मेल गैमेट है ये भी हैप्लॉइड है और ये जो एग सेल है ये भी हैप्लॉइड है। तो सिनगैमी टू एन जाइगोट फॉर्मेशन इसमें होता है। हम देखते हैं मेल गैमेट और एग सेल, इनके फ्यूज़न से जाइगोट बनता है, इसे कहते हैं सिनगैमी। जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, फिर जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। सेकेंड है आपका ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न क्या है, चलिए देख लेते हैं एक बार। ट्रिपल फ्यूज़न में हम देखते हैं एक मेल गैमेट है और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होती हैं। जब एक मेल गैमेट और ये एन 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास, एक पोलर न्यूक्लियाई के पास 1 एन, दूसरे पोलर न्यूक्लियाई के पास दूसरा एन, तो ये क्या हो गया 2 एन। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए इस फीमेल गैमेट के पास और 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए इस मेल गैमेट के पास। जब ये 2 एन और 1 एन मतलब फीमेल गैमेट जो कि 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक मेल गैमेट, जब इनका फ्यूज़न होता है तो क्या बनता है 3n, ट्रिप्लॉइड बनता है, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। इसी वजह से इसको ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। और ये क्या है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जिसे हम पैन कहते हैं। ये क्या करता है, ये आपके सेंट्रल सेल में हो रहा होता है ट्रिपल फ्यूज़न का प्रोसेस। सेंट्रल सेल बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। ये किस में डेवलप होता है, एंडोस्पर्म में, ठीक है बेटा। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब ये एंडोस्पर्म क्या होता है, चलिए देखते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन। जो एंडोस्पर्म होता है बेटा, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से पहले बनता है एंडोस्पर्म, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड ही आपका एंडोस्पर्म कराता है, इसलिए एंडोस्पर्म पहले बनता है फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो हम देख चुके हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पैन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन्स विदाउट सेल वॉल्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि एंडोस्पर्म कहाँ प्रेजेंट होता है, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, 1000 ऑफ फ्री न्यूक्लियाई इसमें होते हैं। उसके बाद सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है, सेल वॉल बनती है बाद में, जिसे हम वाइट कर्नल कहते हैं। कोकोनट आप देखते हो ना, कोकोनट का जो वाटर है वो एंडोस्पर्म है और उसके ऊपर जो वो वाइट वाला पार्ट है तो उसको बोलते हैं वाइट कर्नल। वो कब बना, जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। may be completely consumed pea groundnut beans before seed maturation or persist in mature seed castor coconut to be used during germination। इसका क्या मतलब है, कुछ सीड्स में आप देखते हो, सीड में एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है। कुछ एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेते हैं कंप्लीट एंडोस्पर्म को, तो वहाँ एंडोस्पर्म आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे पी और ग्राउंड नट बीन्स यहाँ कंप्लीटली कंज्यूम कर चुके होते हैं एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को सीड मैच्योरेशन से पहले ही। लेकिन कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म रिमेन्स रहता है, परसिस्ट रहता है, जैसे कोकोनट वाटर आप देखते हो ना, एंडोस्पर्म ही तो है वो, और कैस्टर, इनमें परसिस्ट रहता है क्या, आपका एंडोस्पर्म रिमेन्स रहता है। इसके बाद हम देखेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलप कब होगा, डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड स्टेजेस। सबसे पहले आप देखते हो जाइगोट बनता है, फिर प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो।
चलिए आगे देखते हैं। मैच्योर एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। मैच्योर एम्ब्रियो स्ट्रक्चर्स: डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो, मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो। कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडन्स। आपको ये टू कोटिलिडन्स देखने को मिल रहे हैं, ये डाइकोट में होता है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या होता है? एपिकोटाइल पोर्शन अबव कोटिलिडन्स टर्मिनेट्स इन द प्लूम्यूल। हम देखते हैं जो ये इस तरह से सीड होता है, इसमें एम्ब्रियो है, जब इसका जर्मिनेशन होता है तो ये इस तरह से जर्मिनेट होता है। तो जो स्टेम बनता है, ये स्टेम यहाँ से, इसे बोलते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से ही आपका स्टेम का फॉर्मेशन होता है। और ये वाला जो पार्ट है इसे एपिकोटाइल कहते हैं, जो स्टेम बनाता है। और ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल से निकलती हैं रूट्स। हाइपोकोटाइल सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो कोटिलिडन्स टर्मिनेट्स इन द रेडिकल रूट टिप। ठीक है, तो ये जो इस तरह से यहाँ से ये निकलता है, ये रेडिकल से निकलती हैं, ये आगे चल के रूट्स में कन्वर्ट होती हैं और ये वाला पार्ट कहलाता है हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये एपिकोटाइल और ये हाइपोकोटाइल। प्लूम्यूल से स्टेम बनता है, रेडिकल से रूट्स बनती हैं। रूट कैप कवर्स द रूट टिप्स। आगे देखते हैं। मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो ग्रास फैमिली में देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देखते हो स्क्यूटेलम क्या होता है? पॉजेस ओनली वन कोटिलिडन कॉल्ड स्क्यूटेलम, सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो स्क्यूटेलम का मतलब है कि सिर्फ एक कोटिलिडन प्रेजेंट है। ठीक है, एम्ब्रियो एक्सिस के वन साइड सिचुएटेड टुवर्ड्स। कॉल्यूराइजा क्या है? कॉल्यूप्टाइल क्या है? चलिए देखते हैं। कॉल्यूराइजा अनडिफरेंशिएटेड शीथ है जो कि इनक्लोजिंग द रेडिकल एंड रूट कैप। रेडिकल और रूट कैप को इनक्लोज करके बनता है, मतलब जहाँ पर रूट्स को क्लोज किया जाता है उसको कॉल्यूराइजा कहा जाता है। कॉल्यूप्टाइल होलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर है इंक्लूजिंग द एपिकोटाइल एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया शूट अपेक्स। तो अगर इनक्लोजिंग हो रही है किसकी? एपिकोटाइल की, तो उसको बोलते हैं हम कॉल्यूप्टाइल। और एपिकोटाइल क्या है? जिससे स्टेम बनता है। और हाइपोकोटाइल क्या है? जिससे लीफ बनती है। एपीब्लास्ट रेमनेंट्स ऑफ सेकेंड कोटिलिडन्स। चलिए आगे देखते हैं। सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। सीड fertilized ovule consists of seed coat, cotyledons, embryo axis. Cotyledons are swollen with food reserves, legumes. आप देखते हो सीड कैसे बनता है? सीड बनता है आपका ओव्यूल से। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, cotyledons, embryo axis. Cotyledons swollen with food reserves. ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस पेरिस्पर्म, इसका क्या मतलब है? नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब है बेटा नो रेसिडियल एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड। मतलब नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब होता है एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली क्या हो चुका है? कंज्यूम हो चुका है, वो बाकी नहीं रहा है। तो हमने देखा था जैसे कि पी और ग्राउंड नट। एल्ब्यूमिनस रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का रहता है। पेरिस्पर्म रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस, एग्जाम्पल ब्लैक पेपर, व्हीट। जो रेसिडुअल परसिस्ट न्यूसेलस का कुछ पार्ट रह जाता है उसी से आपका ब्लैक पेपर और व्हीट बनते हैं।
Seed maturation, integuments harden into protective seed coats. Micropyle remains as small pore for to water entry during germination. Water content reduces 10 to 15% moisture. Metabolism slow. Dormancy. देखो क्या होता है, डॉर्मेंसी क्या है, सीड मेचुरेशन क्या है। डॉर्मेंसी का सिंपल मतलब है अगर वाटर स्ट्रेस है, वाटर की कमी है, तो इस टाइम वाटर को बचाया जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि सीड डॉर्मेंट हो जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके ऐसी कंडीशन में जहाँ पर उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिल रही है, सीड को सूटेबल कंडीशन उसको नहीं मिल रही है, तो वहाँ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ताकि वाटर कंटेंट रिड्यूस जो है वो भी कम हो जाए ड्यूरिंग जर्मिनेशन। फ्रूट्स मेच्योर ओवरी, ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प। ओवरी से फ्रूट बनता है और ओवरी वॉल डेवलप होती है पेरिकार्प में। इसके अलावा आते हैं ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो डेवलप होते हैं सिर्फ ओवरी से। फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं जो डेवलप होते हैं थैलेमस से, जैसे एप्पल, केश्यू, स्ट्रॉबेरी। पार्थिनोकार्पी मतलब डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीडलेस, कैन बी इंड्यूस बाय ग्रोथ हॉर्मोन्स, एग्जाम्पल बनाना। बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं और इनमें सीड भी नहीं बनते, जैसे बनाना। ऑल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीशीज। तो सीड के पास भी बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती है कि वो नए हैबिटेट पे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर हेल्प मतलब क्या हो कि जो सीड है वो प्रॉपर मतलब बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज रहती है जिससे कि उस कंडीशन में वो सर्वाइव कर सके। आगे देखते हैं। सीड एडवांटेजेस, लॉन्गिविटी, एनोमेलाइज। सीड्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर फॉर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, वाटर की इंडिपेंडेंटली फॉर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज टू कॉलोनाइज न्यू हैबिटेट्स, हार्ड कॉर्ड प्रोटेक्शन, जेनेटिक वेरिएशंस, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, डिहाइड्रेशन, डॉर्मेंसी, अलाउ स्टोरेज। तो कहने का ये मतलब है जो सीड्स होते हैं उनकी पास बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि डिहाइड्रेटेड कंडीशन है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उस कंडीशन में अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो करके उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। आप देखते हो कि लंबे लंबे टाइम तक, काफ़ी ईयर्स तक सीड सर्वाइव करते हैं, जैसे डेट का सीड आप देखते हो, ल्यूपाइन का सीड आप देखते हो। आगे हम देखेंगे कि सीड लॉन्गिविटी आप देखते हो कि ल्यूपाइंस आर्किटस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, जर्मिनेटेड फ्लावर आफ्टर 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी, और डेट पाम का 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड, ठीक है, 10,000 ईयर्स तक डॉर्मेंट रहते हैं ल्यूपाइनस आर्कटाइकस के जो सीड होते हैं। अब 10,000 ईयर्स के बाद भी अगर आप इनको जर्मिनेट करते हो तो इनसे प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से डेट पाम ये 2000 ईयर्स तक कैसे रहते हैं, वाइबल रहते हैं, ठीक है। एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी क्या है? एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी चलिए देखते हैं। एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं apomixis, seeds produced without fertilization, a form of asexual reproduction, mimicry sexual। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये, लेकिन मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म होती है बिना मियोसिस के, लेकिन एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक्री सेक्सुअल की करता है। सीड बनता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता।
एस्ट्रेसी ग्रासेस फैमिलीज में आती हैं। पॉली एम्ब्रियोनी, मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, न्यूक्लियर सेल डिवाइड्स एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक। एग्जाम्पल सिट्रस मैंगो। देखो क्या होता है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं सीड के अंदर। यहाँ पर जो न्यू सेलर सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो सैक में एंट्री ले लेती हैं और वो एम्ब्रियो बना देती हैं, ठीक है, जैसे सिट्रस और मैंगो, ये इसका एग्जाम्पल है। हाइब्रिड इंडस्ट्री एप्लीकेशन, कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी बट इज costly because hybrid seeds must be produced yearly. Traits segregates if replanted. If hybrids are made into apomixes, no segregation occurs. Farmers can keep using saved seeds. Active global research ongoing. तो कहने का क्या मतलब है, जो ये हाइब्रिड इंडस्ट्री एप्लीकेशन है, जो हाइब्रिड है, इसकी हेल्प से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है कल्टीवेशन जब करवाया जाता है, बट ये कॉस्टली है क्योंकि हाइब्रिड सीड ये सिर्फ 1 साल में ही प्रोड्यूस होते हैं। अगर हाइब्रिड बनाया जाता है एपोमिक्सिस के थ्रू तो सेग्रीगेशन होता है। फार्मर्स कैन कीप यूजिंग सेव्ड सीड, वो जो है वो सीड को बचा के रखते हैं ताकि वो आगे जाके फिर से इसको यूज़ कर सकें। तो हाइब्रिड जो भी ये प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और टाइम टेकन होता है। चलिए, थैंक यू।